दोस्तों, क्या वजह है कि पिछले 70 सालों से मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बना हुआ है? क्यों अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप सभी गल्फ रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाकर रखना चाहते हैं? क्या ईरान क्राइसिस सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का इशू है, या फिर इसके पीछे तेल की ग्लोबल पॉलिटिक्स छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे ग्लोबल पावर गेम में भारत की पोजीशन क्या है? क्या भारत सिर्फ एक ऑयल का बायर है, या फिर आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पावर बैलेंसर बनने वाला है? वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के इस सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी उम्मीद है कि मैं अंत तक इस वीडियो के इन पांचों सवालों के जवाब आपके सामने प्रस्तुत करूं। चलिए शुरू करते हैं। अ, दोस्तों, अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो एक सिंपल रूल याद रखिए। जहां एनर्जी है, वहीं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है। और इसी वजह से मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स इसी रीजन में हैं। सऊदी, ईरान, इराक, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सभी देश मिलकर दुनिया की एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए पिछले 70 सालों में जितनी भी जंग हुई है, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन तेल से रहा है। 1973 का ऑयल क्राइसिस, 1980 का ईरान इराक युद्ध, 1992 का गल्फ वॉर, 2003 का इराक वॉर, और अब ईरान क्राइसिस, सबके पीछे एक ही चीज है दोस्तों, एनर्जी कंट्रोल। दोस्तों, दुनिया को बताया जाता है कि ईरान क्राइसिस न्यूक्लियर वेपन्स का इशू है। सीरियसली? रियली? लेट्स सी। अगर जियोपॉलिटिक्स को गहराई से देखें दोस्तों आप, तो ईरान क्राइसिस का सबसे बड़ा कनेक्शन एनर्जी रूट्स और ऑयल पॉलिटिक्स है। तेल का खेल है भैया, तेल का खेल। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी रखती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या गुजरता है? दुनिया का लगभग लगभग 20% ऑयल। ये मेरे हर ईरान वाले वीडियो में आ रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पॉइंट। हर, आप पिछला कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हर चीज में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ ही रहा है। मतलब अगर ईरान चाहे तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट कर सकता है। इसीलिए अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान को कंटेन करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के मिडल ईस्ट में एक नया पावर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और उस स्ट्रक्चर का सेंटर है यूएस इसराइल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसराइल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और मिलिट्री पावर प्रोवाइड करता है, और अमेरिका ग्लोबल मिलिट्री अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? धीरे धीरे मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में एक नया अलाइनमेंट बन के निकलता है। यूएई, सऊदी, बहरीन, ये कंट्रीज ग्रेजुअली इसराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर देती है। और इसको कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड्स, जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में ये निकल के आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ईरान को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करना, और ऑफ कोर्स इसराइल को गल्फ कंट्रीज के नजदीक लाना, उनमें जो खटास है, उनके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना। ये डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म का इनिशिएटिव था। इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव दोस्तों। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रेडिट वेर इट्स ड्यू। डोनाल्ड ट्रंप हैज डन फैंटास्टिकली वेल टू ब्रिंग एब्राहम अकॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में एक और साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है, और वो है ऑयल इकोनॉमी से टूरिज्म और सर्विस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट। सऊदी अरेबिया का विजन 2030, यूएई का टूरिज्म मॉडल, दुबई का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनना, ये सब एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज को पता है कि लॉन्ग टर्म में तेल डिमांड ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाएगा, और इसीलिए वो अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दुबई टूरिज्म, सऊदी मेगा प्रोजेक्ट, नियोम सिटी, ग्लोबल फाइनेंस हब्स, जो नाम लेना है वो नाम लीजिए, ये सब तेल से बाहर निकलने के तरीके हैं। ये सब फ्यूचर इकोनॉमी के पिलर्स बन रहे हैं गल्फ कंट्रीज के। लेकिन, लेकिन किंतु परंतु, एक बात फिर भी क्लियर है कि अगले 20-25 सालों तक तेल ही ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का बैकबोन रहेगा। और इसी वजह से मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स अभी भी
एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इसी एनर्जी सिस्टम में भारत की एंट्री होती है एक मेजर प्लेयर के रूप में। दोस्तों, भारत की पोजीशन एनर्जी जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही यूनिक है। भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, आफ्टर चीन एंड यूएस। मतलब दुनिया के एनर्जी मार्केट में भारत एक मेगा बायर है, मेगा बायर। और जियोपॉलिटिक्स में एक सिंपल रूल होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा बायर्स बायर होता है, या जो सबसे बड़े बायर्स में जिसका नाम आता है, उसकी बार्गेनिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है। अगर भारत ऑयल मार्केट में एंट्री करता है तो प्रोड्यूसर्स कॉम्पीट करते हैं भारत को माल बेचने के लिए, अपना तेल बेचने के लिए, कि भैया मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो। इसीलिए भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, भारत सिर्फ ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, भारत के पास दुनिया की सबसे पावरफुल रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है। जी हाँ, लेट्स बी लिटिल प्राउड ऑफ इट। थोड़ी सी अपनी छाती चौड़ी कीजिए इस बात को लेकर कि हमारे पास वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटीज है। जामनगर वाली रिलायंस की रिफाइनरी, नायरा की रिफाइनरी, भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी और इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज, ये दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में से हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और फिर उसको रिफाइन करके कचरा वचरा निकाल के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोल और डीजल के रूप में। और ये एक पावरफुल इकोनॉमिक लेवरेज है भारत के पास। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब भारत किसी एक ब्लॉक का परमानेंट मेंबर नहीं है। भारत अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप रखता है, रूस के साथ भी पार्टनरशिप रखता है, मिडल ईस्ट के साथ भी यारी दोस्ती रखता है, और चीन के साथ भी व्यवहारिक रिलेशन रखता है। ये एक एक्सट्रीमली बैलेंस स्ट्रेटेजी है। और इसी वजह से भारत किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल बन के निकलता है। अब भारत एनर्जी सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करता है? भारत का मॉडल बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल। डाइवर्सिफाई करो, एक सप्लायर पर डिपेंड मत रहो, ब्रिंग इन मल्टीपल सप्लायर्स। यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीदना शुरू किया, और आज भारत रूस के सबसे बड़े ऑयल बायर्स में से एक बन चुका है। इससे भारत को चीप एनर्जी मिलती है। दूसरी ओर सऊदी, यूएई, इराक, ये सब भारत के ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर्स हैं, ये तो कहीं नहीं जा रहे। वेस्ट एशिया और भारत के रिलेशंस एनर्जी से ज्यादा डीप हैं दोस्तों। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, भारतीय डायस्पोरा। मैंने शायद ये एग्जांपल पहले भी बताया कि जब मैं 2015 में सऊदी में था, मैंने ये देखा है कि सऊदी के सारे गवर्नमेंट ऑफिस में भारतीय काम करते हैं। एंड दैट इज द सेम सिचुएशन विथ यूएई ऑल्सो। आई वाज इन यूएई इन 2013, मैंने यही देखा है। दे ट्रस्ट इंडियंस सो मच। विदाउट इंडियन डायस्पोरा ये गल्फ कंट्रीज खत्म हो जाएंगी दोस्तों। ये जितने भी शेख हैं वहां पर, उनको भारतीयों पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। स्पेशली दी मल्लूस, हमारे मल्लू भाई, सबसे ज्यादा ट्रस्ट इनको है। मल्लू चट्टा, इन पे इनको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है दोस्तों। गल्फ कंट्रीज नो मलयालम लैंग्वेज। जी हाँ, यहाँ के बड़े बड़े शेखों को मलयालम लैंग्वेज पता है। दैट इज द पावर ऑफ दिस डायस्पोरा, जिसको हम रियलाइज नहीं करते कभी कभी। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पावर है भारत की। और अब भारत लैटिन अमेरिका में भी एंट्री कर रहा है। ब्राजील, वेनेजुएला, मैक्सिको, ये सब फ्यूचर एनर्जी पार्टनर्स बन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भारत अपनी एनर्जी सप्लाई को ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर रहा है। दोस्तों, भारत की एनर्जी पॉलिसी का एक ही रूल है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। अगर रूस सस्ता तेल दे रहा है, भारत वहां से खरीदेगा। अगर मिडल ईस्ट स्टेबल है, भारत वहां से खरीदेगा। और अगर लैटिन अमेरिका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देता है, भारत वहां इन्वेस्ट करेगा। ये एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है। दोस्तों, आने वाले समय में भारत की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया की एनर्जी डिमांड का सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर कौन है? एशिया। और एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है? भारत, ऑफ कोर्स। मतलब एनर्जी पॉलिटिक्स का फ्यूचर भी भारत के साथ है। अगर कल को अमेरिका और चीन कॉम्पीट करते हैं, रूस और एनर्जी रूस और यूरोप एनर्जी पॉलिटिक्स में कॉम्पीट करते हैं, मिडल ईस्ट अपनी पावर शिफ्ट करता है,
तो इस पूरे खेल में भारत एक बैलेंसिंग पावर बन सकता है, बन रहा है, बन सकता है क्या, बन रहा है। एक ऐसी पावर जो किसी कैंप में परमानेंटली नहीं है लेकिन सभी कैंप्स के साथ कॉफी पीती है, एक गर्मा गर्म कॉफी पीती है सबके साथ। कैफे कॉफी डे का पंचलाइन क्या है दोस्तों? अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, अ लॉट इंडिया कैन डू ओवर दीज मीटिंग्स, इन सारे देशों के साथ। और जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवरेज, जो आज भारत के पास है। और भारत पूरी तरह खेल रहा है, उठा रहा है और पूरा फायदा उठा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें, मिडल मिडल ईस्ट एनर्जी पॉलिटिक्स अभी भी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर है। ईरान क्राइसिस भी उसी पावर स्ट्रगल का एक हिस्सा है। गल्फ कंट्रीज ग्रेजुअली ऑयल इकोनॉमी से टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी टूरिज्म की तरफ जा रही है। लेकिन एनर्जी जियोपॉलिटिक्स अभी भी दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। और इस पूरे सिस्टम में भारत एक पावरफुल एनर्जी बायर और स्ट्रेटेजिक बैलेंसर है। आने वाले 20 सालों में दोस्तों, आने वाले 20 सालों में हो सकता है कि ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु हम होंगे, हम, भारत। यहीं पर दोस्तों मैं आज का सेशन का अंत करता हूं। उम्मीद है मुझे कि मैंने पांचों सवालों के जवाब जो मैंने स्टार्टिंग में पूछे थे उसको मैंने आपके सामने ठीक तरीके से प्रेजेंट करवाया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।